इस तरीके के मामले जब सामने आते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज उसे इतनी संवेदनशीलता के साथ लेती हैं। चुनाव की नौबत आती है, जब चुनाव का टाइम आता है तो देखा जाता है ये कैंडिडेट जीतने वाला है या नहीं है, फिर सारे आरोप किनारे रख के वो जीत और हार देखी जाती है। एक एक सीट के लिए इतनी डेस्परेशन क्यों? तो क्या हम इसका ये मतलब निकालें कि जो वो कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वाकई में स्थिति वैसी नहीं है? एक एक सीट के लिए जद्दोजहद है और बीजेपी को एक एक सीट के हो सकता है उसके लिए संघर्ष करना पड़ रहा हो। अपने स्तर से देखा उस समय किनको हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी उनको दोषी मानती है तो न उनको न उनके परिवार को टिकट मिलना चाहिए था। दोषी नहीं मानती है तो उसको साहस के साथ लड़ाया जाना चाहिए था। हम लोगों को यह तय करना पड़ेगा कि किस तरह के अपराध अगर किसी पर आरोप लगे हैं तो उसे टिकट न दिया जाए। ये कानून बनाइए। देखिए, पर्सनल नैतिकता पार्टियों को छोड़ेंगी, कोई पार्टी इसको नहीं मानेगी। ब्रजभूषण शरण सिंह का मसला जो है, अगर आप कहें, मैं तो कहता हूं सरेंडर किया है भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से ब्रजभूषण शरण को कोई लेना देना नहीं है। अगर हम टिकट काटेंगे तो दूसरे पार्टी में जाकर जैसे पहले रहे वैसे फिर वो सांसद चले जाएंगे। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबरों के खिलाड़ी। आज एक ऐसे विषय के साथ हम हाजिर हुए हैं और अपने तमाम मेहमानों के साथ, जो कि विषय चर्चा का इसलिए भी है कि इसका चुनावी मौसम में किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, पहली चीज, और दूसरी बात कि क्या इस तरीके के विषय पॉलिटिकल पार्टीज इतनी संवेदनशीलता से लेती हैं या फिर सिर्फ जाति, वोटर, वोट बैंक के ही इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती रहती है। हम बात कर रहे हैं जेडीएस के एक नेता का सेक्स वीडियो सामने आया, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि बीजेपी की किरकिरी हो रही है, पार्टी की किरकिरी हो रही है। उस मामले पर बहुत सारे कानूनी जो काम है वो हो रहे हैं, उसकी चर्चा न करते हुए उसको सीधे जोड़ते हैं इस तरीके के मामलों से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कैसरगंज की सीट पे भी बीजेपी ने एकदम अंतिम समय पर जाकर डिक्लेयर किया, ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को आगे किया। ब्रजभूषण शरण सिंह वो नाम जो कि लगातार महिला पहलवान उनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाती रही हैं, उनके ऊपर भी बहुत सारे इस तरीके के मामले रहे हैं। अब जिस तरीके की बात रेवन्ना को लेकर हो रही है, प्रज्वल रेवन्ना को लेकर हो रही है या ब्रजभूषण को लेकर हो रही है, हम इस विषय पर न जाते हुए सिर्फ इस पर चर्चा करेंगे कि क्या इस तरीके के मामले जब सामने आते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज उसे इतनी संवेदनशीलता के साथ लेती हैं या सिर्फ महिला आरक्षण की बात कर रहा है या फिर सिर्फ चर्चा वोट बैंक की करनी है, उस पर बात नहीं करते। आज इसी पर चर्चा होगी। समीर जी से सबसे पहले इसकी शुरुआत करेंगे। समीर सर, जिस तरीके की बात अभी लगातार रेवन्ना के वीडियो के सामने आने के बाद होने लगी कि ये बीजेपी की किरकिरी हो रही है या फिर ब्रजभूषण को लेकर पिछले कई दिनों से हो रही थी, पॉलिटिकल पार्टीज इस तरीके के मामले को या इस तरीके के नेता जो इस तरीके के मामले में फंसते हैं, इतनी संजीदा होती हैं उन विषयों पर या फिर वोट बैंक का ही मामला है? देखिए, मुझे लग रहा है कि वोट बैंक का ही मामला रहता है। और देखिए, अगर ब्रजभूषण शरण का मामला जब आया, मुझे लगता है कि संदेश खाली का मामला जिस तरीके से आया, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से और भारतीय जनता पार्टी ने संदेश खाली के मुद्दे को उठाया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को भी लग रहा था कि अब ऐसी स्थिति में अगर हम ब्रजभूषण शरण को टिकट देंगे तो संदेश खाली मुद्दे को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बुलाना चाहती है उसका पूरे देश में असर खत्म होगा और हम संदेश खाली की बात करेंगे तो ब्रजभूषण शरण की बात करेंगे। तो यह तय था। मैं आपको बताऊँ, 22 अप्रैल को दिल्ली बुलाया गया था ब्रजभूषण सिंह शरण को और उनसे यह कहा गया था उनके बेटे जो गोंडा सदर से विधायक है, शायद प्रतीक भूषण, उनके जो बड़े बेटे, उसे टिकट देने के लिए कहा गया था कि उन्हें लोकसभा का चुनाव टिकट पार्टी देने को तैयार है, आप चुनाव मत लड़ाइए। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा बेटा विधायक है, वो चुनाव नहीं लड़ेगा। उन्होंने कहा अगर मुझे नहीं देना तो मेरे छोटे बेटे करण को टिकट दिया जाए। पार्टी इसके लिए तैयार नहीं हो रही थी कि पार्टी का कहना था कि ऑलरेडी परिवार में एक बेटा आपका विधायक है बीजेपी से, दूसरे को हम सांसद बना देंगे, ऐसा संदेश गलत जाएगा। आपका जो बेटा विधायक है उसे ही हम लोकसभा का टिकट देते हैं, वो लोकसभा का चुनाव लड़े। इसके लिए तैयार नहीं हुए हैं चुनाव के लिए कि नहीं मेरा दूसरा बेटा चुनाव लड़ेगा। 6 दिन तक यही बातचीत होती रही। आखिरकार मुझे लगता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने पार्टी को अल्टीमेटम दे दिया था कि आपके पास 48 घंटे आप तय कर लीजिए, वरना फिर मुझे अपने रास्ते चुनना पड़ेंगे। और खबर यह भी आ रही थी कि उन्होंने दूसरी पार्टियों में उनकी बात चल रही थी अपने बेटे को लेकर, छोटे बेटे को लेकर और खुद को भी लेकर। तो मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने सोचा, हालांकि खबर यह भी आ रही कि उत्तर प्रदेश के संगठन ने बहुत जोर लगाया था कि उनके जो बेटे विधायक है उसे ही सांसद
सांसद का टिकट दिया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि ब्रजभूषण शरण चाहते थे कि उनके दोनों बेटे राजनीतिक रूप से सेट हो जाए। एक बेटा विधायक है तो दूसरों को उन्होंने दबाव डाला कि उन्हें अगर मुझे नहीं देना है तो उसे सांसद का टिकट दिया जाए, छोटे बेटे को। मुझे लग रहा है फिर पार्टी को लगा कि एक तो वो ठाकुर नेता है, वैसे भी ठाकुरों की नाराजगी की बात चल रही थी, और ब्रजभूषण शरण को भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों से या संघ के संस्कारों से तो निकले ही नहीं कि पार्टी टिकट काट देती, वो शांत बैठ जाते। इसके पहले वो गोंडा से रहे तो वो समाजवादी पार्टी से रहे, जब वो तिहाड़ जेल में रहे तो उन्होंने अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाया और उसको सांसद बनवा दिया। तो उन्हें पता था भारतीय जनता पार्टी को कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से ब्रजभूषण शरण को कोई लेना देना नहीं है। अगर हम टिकट काटेंगे तो दूसरे पार्टी में जाकर जैसे पहले रहे वैसे फिर वो सांसद चले जाएंगे। और सिर्फ केसरगंज सीट की बात नहीं है, उनका असर केसरगंज पे पड़ता है, उनका असर श्रावस्ती के ऊपर पड़ता है, उनका असर गोंडा के सीट पर पड़ता, अयोध्या पे पड़ता। और एक प्रभावशाली नेता है, ठाकुरों के नेता है, वैसे ही ठाकुर नाराज चल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का लगा कि इस समय जिस तरीके से लोकसभा चुनाव जा रहा है, इस समय उनके आरोपों को देखने के बाद भी उनके बेटे को टिकट दिया जाए। पार्टी ने मनाया और उनकी बात भी मान ली गई कि उनके दूसरे छोटे बेटे को टिकट दे दिया। और मुझे लग रहा है कि विन विन सिचुएशन दोनों के लिए रही। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हमने उनको टिकट नहीं दिया, उनके बेटे को दे दिया। ब्रजभूषण का कहना है कि भाई मेरा टिकट करता तो मैं परिवार में जिसको चाहता था मैंने उसको टिकट दिलवा दिया। आखिरकार दोनों के लिए जीत रही है, दोनों के लिए जीत रही है, एक बैलेंस निर्णय कह सकते हैं। विनोद सर, जैसे कि अपने अभी शुरुआत में भी हमने कहा कि जब इस तरीके के नेता आते हैं, रेवन्ना जैसे नेता सामने आते हैं या ब्रजभूषण जैसे जिनके ऊपर इससे गंभीर आरोप लगते हैं, उनको लेकर पार्टियां इतनी संजीदा क्यों नहीं हो पाती? महिलाओं को लेकर प्रधानमंत्री मोदी भी मंच से ये बात कहते हैं कि सभी महिलाओं का सम्मान है और इस तरीके की पार्टियों को हम वो नहीं करेंगे। आप ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट देकर और इसको अगर अपनी जीत बताएं कि नहीं नहीं हमने ब्रजभूषण पर एक्शन लिया, तो ये कहाँ से, मतलब इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए, राजनीतिक दल सारे जो है वो उनके अंदर राजनीतिक पाखंड है, दोहरे मानदंड हैं। मेरी कमीज सफ़ेद, तुम्हारी कमीज गंदी। संदेश खाली होगा तो भारतीय जनता पार्टी उसको राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर कर्नाटक का हासन कांड होगा तो वो खामोश हो जाएगी। या ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में महिला पहलवान पिटती रहें, लाठियाँ चलती रहें, उन पर वो देती रहें, उस पर कोई जवाब नहीं किसी का। इसी तरह यही हाल कांग्रेस का भी है कि कोई उनके शासित राज्य में घटना होगी तो चुप्पी साध जाएंगे। फिर वो लाल सिंह कठुआ कांड के जो हीरो थे, उनको हीरो तो नहीं कहना चाहिए, मतलब खलनायक, जो पहले कांग्रेस में थे, बाद में बीजेपी के थे, जुलूस निकाला था, बाद में फिर अब कांग्रेस टिकट चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई दूसरी पार्टी, जैसा भी समीर जी कह रहे थे ब्रजभूषण शरण सिंह रास्ता चुनने के लिए तैयार थे, तो जाहिर है उनको शायद समाजवादी पार्टी से कहीं से संकेत होगा कि टिकट ना मिले, इधर आ जाओ, और इसीलिए समाजवादी पार्टी ने बाद में घोषित किया अपना उम्मीदवार। तो वहाँ भी कोई चीज़ वो बात नहीं थी। तो महिलाओं के प्रति अपराध के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों के नेतृत्व दोहरा मानदंड अपनाते हैं और इसको संवेदनशीलता से हल करने की बजाय वो राजनीतिक इसका उपयोग दुरुपयोग करते हैं चुनावी उसके लिए। एक निर्भया कांड था जिसमें पूरा देश खड़ा हो गया था और तत्कालीन सरकार ने भी संवेदनशीलता के साथ उसको हैंडल किया और तत्कालीन विपक्ष भी खड़ा था, सब खड़े थे। उसके बाद से इस देश में इतने बड़े बड़े कांड हो गए, लेकिन लोगों की संवेदनाएं नहीं जगती हैं, चाहे राजनीतिक दल हो चाहे वो हों। ये दोहरे मानदंड हैं। अब ब्रजभूषण शरण सिंह का मसला जो है, अगर आप कहें, मैं तो कहता हूँ सरेंडर किया है भारतीय जनता पार्टी ने। एक तरफ तो हम सब कहते हैं, मानते हैं, मीडिया कहता है, पार्टी कहती है कि मोदी जी का मैजिक है, योगी जी का मैजिक है। उत्तर प्रदेश जहां मोदी योगी दोनों के मैजिक हैं, वहां भाजपा गोंड केसरगंज सीट या आसपास की 2-3 सीटों के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह पर निर्भर है। बिल्कुल। तो फिर इसका मतलब मैजिक नहीं है। या तो मैजिक वाली बात सही है या ये सही है। अगर मैजिक है तो भाजपा को इस समय हिम्मत के साथ उनके बेटों को भी टिकट नहीं देना चाहिए था, अपने ही किसी अच्छे कार्यकर्ता को, चाहे राजपूत ही होता। कोई भाजपा में अकाल थोड़ी पड़ गया राजपूत कार्यकर्ताओं का। किसी अच्छे राजपूत कार्यकर्ता को, साफ चरित्र वाले को देते टिकट और जिता के लाते। और मैं कहता हूँ अगर किसी कारण से वो हार भी जाती सीट अगर भारतीय जनता पार्टी, तो भी नैतिक रूप से उस पार्टी के ऊपर आधार होता। इसमें आप महिलाओं वाले मुद्दे पर भी आपने समर्पण किया और परिवारवाद पे भी समर्पण किया कि बेटे को ही, मतलब ब्रजभूषण शरण सिंह तय करेंगे मेरे बड़े बेटे को दो या छोटे बेटे को दो। तो उस नेतृत्व का क्या हुआ जो सशक्त नेतृत्व है, जिसके बारे में होता है कि भाई वो पत्ता नहीं हिलता बिना नेतृत्व के उसके। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता, कांग्रेस की तो बात मत करिए, रामपाल जी से कई बार अक्सर कहते हैं कि शंकराचार्य अगर कुछ गड़बड़ करते हुए पकड़े जाएंगे तो ज़्यादा शोर बचता है, कि थानेदार अगर किसी गलत काम में पकड़ जाए तो ज़्यादा उंगली उठेगी।
तो भारतीय जनता पार्टी तो तमाम सारे मुद्दों पर इस समय झंडा बरदार है, परिवारवाद के मुद्दे पर, नैतिकता के मुद्दे पर, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर। तो कहीं ना कहीं इस पर भाजपा के नेतृत्व को सोचना चाहिए कि एक सीट के लिए आप जो है, या 1-2-3 सीटों के लिए आपने उस मुद्दे पर कंप्रोमाइज़ किया। मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से चूक हुई है। अब उसको अपनी जीत माने, अलग बात है, सीट भी जीत जाएंगे वो, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन नैतिक रूप से ये जो है मुझे लगता है ये हार है, नैतिक रूप से हार है। मैं अवधेश सर, मैं चाहूँगी कि इस पर आप भी थोड़ी सी अपनी बात रखें। विनोद सर के ठीक बात कि अगर इतना मैजिक, इतना जादू की बात हो रही है, अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा की बात हो रही है, तो एक शख्स जो कि इतने गंभीर मामलों में है, दोबारा याचिका लेकर जाता है तो कोर्ट बाकायदा भगाती है कि जब लोअर कोर्ट में मामला चल रहा है, चर्चा हो रही है, तो आप फिर से क्यों इस पर चर्चा करना चाहते हैं? इन सब के बावजूद भी आप उसी व्यक्ति के परिवार को टिकट देते हो, उनके अपने बेटे को टिकट देते हो, और उसके बाद फिर इस तरीके की बातें कहते हो कि प्रज्वल को हमने पार्टी से बाहर करवा दिया या उनको नहीं दिया। इस तरीके के मामलों पर आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब पार्टी नेतृत्व ने अगर एक नैतिक स्टैंड लिया है तो उसके काम में नैतिक दिखना चाहिए, इसमें तो कहीं कोई दो मत नहीं है। आप दूसरे पर सवाल उठाते हैं तो फिर ऐसे रहिए कि आप पर प्रश्न न उठे। जहाँ तक कर्नाटक का प्रश्न है, उस बारे में तो शब्द नहीं है कि क्या वर्णन करेंगे। और ये बात सही है कि जिस ढंग से वो घटना हुई है, ये सभी पार्टियों को, चाहे वो किसी पर, सबको उसके विरुद्ध खड़ा होना चाहिए। क्योंकि अब इस समय भारतीय जनता पार्टी का जनता दल इसके साथ गठबंधन है। क्योंकि देखिए, वो जो परिवार है, जैसे देश में हम कुछ नेताओं को मानते हैं कि ये कुछ प्रथम श्रेणी के परिवार है, वैसे कर्नाटक की राजनीति में देखें तो वो 3-4 जो परिवार है वो प्रथम श्रेणी के परिवार है। वैसे परिवार पर उठा है, उस सांसद, उस परिवार में सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब मतलब होने वाले लोग हैं। उस परिवार में अगर नौकरी करने वाली महिलाओं को, काम के लिए आने वाली महिलाओं को, पैरवी के लिए आने वाली महिलाओं के साथ अगर इस ढंग से घटना हुई है तो इससे मतलब देश का सिर शर्म से झुकता है। इस पर उत्तर क्या दिया जा सकता है? सवाल तो यही है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल ओपन होकर इस पर, जैसे बाकी चीजों पर करते हैं कि भाई ये इसको सहन करना संभव नहीं है, लेकिन उस प्रकार से भाषण आना चाहिए। लेकिन दोनों केस में अंतर है। देखिए, अगर ब्रजभूषण सिंह में दोष नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी को ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट देना चाहिए था, साहस के साथ, कि हम इनको दोषी नहीं मानते हैं। अगर वो दोषी हैं तो फिर उनके परिवार को टिकट नहीं मिलना चाहिए था। दो बात साफ है। वही बात तो विनोद सर कह रहे हैं कि दो तरफा दोनों ऐसा है कि अभी तक देखिए, मैं उसके प्रोस एंड कॉन्स में नहीं जाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने स्तर पर चीज़ों को समझा है, उसमें ब्रजभूषण सिंह पर लगे हुए आरोपों में उस तरह से सच्चाई नहीं पाई गई है। इसीलिए उसके खिलाफ उस समय तो चुनाव नहीं था जब आया था ना, तब उन्होंने स्टैंड लिया है, ये पार्टी का मानना है। इसीलिए बार बार आ रहे हैं। पहलवानों में भी उसका विभाजन हुआ है। जिस ढंग से कर्नाटक के कांड के जो सीडी उपलब्ध है वैसे कुछ नहीं है। ब्रजभूषण सिंह कह रहे हैं कि भैया ऐसा हुआ नहीं है, दोनों में है। लेकिन अब पार्टी, मैं तो साफ कह रहा हूं कि अगर पार्टी नहीं, आप मुस्कुरा रही हैं, लेकिन इससे इत्तेफाक नहीं रख रही हूं, बस इसलिए मुस्कुरा। कोई महिला पहलवान अगर सार्वजनिक तौर पर ये कहे कि मेरे छाती पर हाथ लगाया जा रहा है, सर नहीं, ये गलत। नहीं, ऐसा ये गलत। मेरा कहना ये है, मैं पक्ष नहीं बन रही हूं, लेकिन ये गलत। नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं। मैं कौन होता हूं फैसला देने वाला? लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने स्तर से देखा उस समय किनको हो रहा है, मैं फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी उनको दोषी मानती है तो न उनके परिवार को टिकट मिलना चाहिए था। दोषी नहीं मानती है तो उसको साहस के साथ लड़ाया जाना चाहिए था। ये दो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है। इसमें हम लोग कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि ये ऐसी स्थिति हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी ने खुल के उनके समर्थन कर रही है, न विरोध कर रही है। लेकिन तो बात वही है ना कि पूरा सरेंडर है ना। लेकिन अगर टिकट आपने दे दिया है तो उसका संदेश क्या है, यह स्पष्ट होना चाहिए देश के सामने। इतना ही है उसमें। सरेंडर भी आप कह सकते हैं भाई, अगर कोई नेता खड़ा है कि अब न दीजिएगा, हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा था, लेकिन अंदर अंदर वो जिस प्रकार से हैं, पहले भी उन्होंने पार्टी का विरोध किया है, गए हैं, जिस प्रकार की उनकी छवि है। अच्छा, उस क्षेत्र में अगर आप जाते हैं तो उस क्षेत्र के लोग उनको इस प्रकार से दोषी नहीं मानते। मैं उस क्षेत्र में गया हूं, मैंने अयोध्या में गया, बाकी जगह गया, जो साधु संत उनके साथ खड़े कि हमारा नेता ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए वो क्षेत्र की विचित्र स्थिति है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने दबाव में निर्णय लिया होगा। और विनोद जी के इतनी बात से मैं सहमत हूं कि ब्रजभूषण शरण सिंह को पार्टी नेतृत्व को समझाया जाना चाहिए था कि आप विद्रोह मत करिए। अगर आप बेदाग आते हैं तो आगे आपको फिर से हम समय देंगे। इस बार हम आप ही की जाति से, आप तय कर दीजिए। किसी एक को कोशिश करते हैं, शायद किया भी गया होगा। भाजपा वो पार्टी है जिसमें सिर्फ डायरी में नाम आने पर लालकृष्ण आडवाणी ने
त्यागपत्र दे दिया था। वही बात और सिर्फ अडवाणी जी को फॉलो करते हुए उस समय जिनके जिनके नाम आए, किसी भी पार्टी के रहे हों, सब ने अपने अपने पदों से त्यागपत्र दिया। मदन लाल खुराना ने मुख्यमंत्री पद से दिया, और कांग्रेस के भी तमाम नेताओं ने, मोतीलाल वोरा ने राज्यपाल पद से दिया, शिवशंकर ने दिया, बहुत जिनका जिनका नाम आया। तो जो पार्टी ये मिसाल कायम कर चुकी है भारतीय राजनीति में, और इसका उसको लाभ मिला, जनता ने भरोसा किया उस पर, तो आज उस पार्टी में अगर ये स्थिति हो रही है तो हम सब लोग उस पर एक अफसोस तो प्रकट कर ही सकते हैं, क्योंकि हमें उम्मीद है भाजपा से इस मामले में। और मोदी जी की पार्टी जिसमें, जबकि इस वक्त जब पूरा देश उनमें सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं वो, उस वक्त तो इस तरह के कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। आप मजबूरी में मान लीजिए आपकी हो तो भाई कई बार आपत धर्म में निभा के, हालांकि तब भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें तो पार्टी उस पोजीशन पे है, डिक्टेटिंग पोजीशन पे है। नहीं, आप वही आपकी बात की उस तो पूरी तरह से सरेंडर जैसा दिखाई पड़ रहा है ना, या तो फिर आप ऐसा कर देते कि हम देते ही नहीं टिकट। अनुराग जी, जिस तरीके की बात अवधेश जी भी अभी कह रहे थे कि इस तरीके के आरोप से अगर वो बरी हो जाते तब उन्हें जो है आगे जाकर पार्टी एक वो कर सकती थी कि भाई आप क्लीन चिट लेकर आइए, फिर हम आपके बारे में सोचेंगे, उन्हें मनाया जा सकता था। क्या ऐसा लग रहा है कि ये प्रज्वल जैसे कांड या ये जो इनके ब्रजभूषण जैसे मामले हैं, इस पर पार्टी उतनी संजीदा नहीं हो पाती, इसलिए किरकिरी हो जाती है? देखिए प्रतीक्षा, इसमें एक दो चीज़ें हैं इसको देखने की। एक तो इस टाइप के अपराध हो रहे हैं, और उस पर पॉलिटिकल पार्टीज़ एक जो पार्टी का सदस्य कर रहा होता है वो थोड़ा डिफेंसिव मोड में होता है, और विपक्षी उस पर आरोप लगा रहा होता है। जिसके पार्टी का सदस्य होता है, जैसे चाहे वो संदेश खली हो, चाहे वो रेवन्ना हो, जो भी हो, ब्रजभूषण हो, तो वो डिफेंसिव मोड में होता है। लेकिन इसके बाद जब चुनाव की नौबत आती है, जब चुनाव का टाइम आता है, तो देखा जाता है ये कैंडिडेट जीतने वाला है या नहीं है। फिर सारे आरोप किनारे रख के वो जीत और हार देखी जाती है। उसका कारण बहुत गहरा है, और हमारे समाज को लेके एक बहुत बड़ा तमाचा है हमारे ऊपर, कि हम महिला के प्रति अपराध को लेके कितने ज़्यादा संजीदा नहीं है, कितने संजीदा नहीं है, वो ये बताता है कि इनको भी पता है, सारे नेताओं को ये पता है कि जो वोटर है उसको इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो अभी अवधेश जी ने बोला कि वहाँ का मतदाता ये कह रहा है नहीं हमारा नेता ऐसा नहीं है, या उससे, और ये बात सच है कि इतने बड़े बड़े अपराध हुए, और वो नेता, भ्रष्टाचार का मामला हो या महिला अपराध का मामला हो, बड़े बड़े नेता जेल गए, सब कुछ प्रूव हो गया, उसके बाद फिर नेता फिर आ गए, क्योंकि जनता इस चीज़ को तवज्जो नहीं देती है। ये सबसे बड़ी विडंबना है कि अगर वोटर ये बन जाए कि जी नहीं, हमें भ्रष्टाचारी को या महिला के प्रति जिसने अपराध किया उसे हम वोट नहीं देंगे, तो ये लोग खुद चुनाव लड़ने जाने से डरेंगे। लेकिन इनको पता है कि जनता जाति पे, धर्म पे, इस पे वोट देनी है ना, और हमारा जो नेता है वो हमारा आपका रिफ्लेक्शन है। जब हम ऐसे हो गए हैं तो वो भी वैसे ही हो गया है। तो ये सबसे पहले हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, उसके पहले कि हम उनको बदलने के लिए बोले। बतौर वोटर हमारी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिससे हमें वाकई में पूरा करना चाहिए। बहुत छोटे छोटे नोट पर बात करेंगे। पूर्णिमा जी, जिस तरीके की बात अभी आपने सबने सुनी, अवधेश जी ने भी अपनी बात रखी और विनोद सर ने भी बात कही, अगर ये रेवन्ना का मामला नहीं आता तो क्या ऐसा होता कि ब्रजभूषण को टिकट दे दिया जाता? नहीं, ब्रजभूषण को टिकट दिया जाता या नहीं दिया जाता, रेवन्ना का मामला आने से ही वो उसको नहीं दिया गया है, ये शायद हम दोनों को नहीं कोरिलेट कर सकते हैं। लेकिन ये तो जरूर हम कह सकते हैं कि बीजेपी जो डेस्परेट है क्या इतनी एक एक सीट के लिए, कि उसको इस तरह के कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ रहे हैं। भाई जो पार्टी 400 पार का नारा दे रही है, वो अगर एक दो सीट पे हार भी जाती, मान लो ब्रजभूषण का टिकट काट के वो किसी और को देते और हार भी जाते, तो 399 तो जीतते, 390 तो जीतते, जो सरकार बनाने के लिए काफी होता है। तो एक एक सीट के लिए इतनी डेस्परेशन क्यों? तो क्या हम इसका ये मतलब निकालें कि जो वो कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वाकई में स्थिति वैसी नहीं है? एक एक सीट के लिए जद्दोजहद है, और बीजेपी को एक एक सीट के हो सकता है उसके लिए संघर्ष करना पड़ रहा हो, इसीलिए इतनी डेस्परेट होकर उन्होंने ब्रजभूषण को तो नहीं दिया, ठीक है, लेकिन उनके बेटे को जो टिकट दिया तो डेस्परेशन ही तो शो कर रहा है ना। बेटे ने टिकट मिलने के बाद जैसे ही नाम अनाउंस हुआ, तुरंत कहा कि मैं तो पिताजी का आशीर्वाद लेके मैं चुनाव कार्य शुरू कर रहा हूँ, और उन्हीं के घर से चुनाव, उनका कैंपेन संचालित होगा। तो ये हमें
में क्या दिखाता है कि एक तो जो नारी शक्ति, नारी सम्मान, मातृशक्ति की बातें जो बीजेपी से होती हैं, खोखली बातें हैं वो, उनमें कहीं पे कोई आस्था नहीं है किसी बीजेपी नेता की। और दूसरा, जो मोदी योगी डबल इंजन मैजिक की बात की जाती है, तो ब्रजभूषण इन दोनों डबल इंजन से ज्यादा भारी पड़ गए। इसका मतलब कि वो मोदी योगी मैजिक कहीं पे नहीं है, वो सिर्फ इस देश को धोखा देने के लिए बातें की जा रही हैं। और दूसरा, अगर मान लीजिए ठाकुरों की नाराजगी का ही एक डर था, तो एक ब्रजभूषण अकेले ठाकुर बचे हैं क्या? बीजेपी के पास ठाकुर नेताओं की इतनी कमी हो गई है कि ब्रजभूषण को नहीं देते तो उनके पास कोई ठाकुर नहीं आता। तो ये भी एक बीजेपी की हताशा, डेस्परेशन, अब जो कह ले, बीजेपी एक एक सीट के लिए इतनी डेस्परेट क्यों हो रही है, हमें इस पे भी सोचना चाहिए। बिल्कुल। 399 की सीट आ जाती, 400 का दावा किया जा रहा है, तो क्या फर्क पड़ जाता? एक मैसेज मजबूत जाता कि आपने तुरंत क्विक एक्शन लिया। इसीलिए इस बात की चर्चा हो रही है कि कांग्रेस की तरफ से तमाम नेता कह रहे हैं कि ये रेवन्ना का, प्रज्वल रेवन्ना का अगर ये सेक्स वीडियो नहीं आया होता तो ब्रजभूषण ताव से प्रचार प्रसार कर रहे थे पहले से भी, और उन्हें टिकट दिया जाता। राजेंद्र माथुर जी मेरे संपादक थे और मैं उनको बहुत, मैं क्या सभी लोग मानते हैं, उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि देखो रामकृपाल, जैसे ही हम कलम पकड़ते हैं, हमारे अंदर का जो कल्चर्ड बॉय है ना, वो बाहर आ जाता है। और जैसे हमारे अंदर कलम नहीं हम रखते या किसी सार्वजनिक स्थल पर जाते हैं, तो हम जो नेचुरल हैं वो नहीं रहते। हमारे अंदर से एक कल्चर्ड आदमी आके खड़ा हो जाता है। और अमूमन जब हम बैठ कर के इस तरह की बात करते हैं, तो हम वो नहीं होते हैं जो अपने घर में रहते हैं या सड़क पर रहते हैं। हम यहाँ भी बड़े कल्चर्ड हो जाते हैं। और शायद यही एक बाध्यता है कि जब राजनीति में होता है कि साम दाम दंड भेद कुछ भी हो, जीत किसी भी कीमत पर, फिर भी हम वहाँ नैतिकता ढूंढते फिरते हैं। पहली बात तो यह है कि मैं पहाड़ में समंदर नहीं ढूंढता हूँ। और रही बात धूमिल की, एक लाइन मैं कहूँगा, दृष्टियों की नैतिकता का कितना भद्दा मजाक है, हमारे आँख के नीचे ही नाक है। इससे बड़ा कमेंट और कुछ नहीं होगा। और ये 70 के पहले लिखी गई लाइन है। तो आप मान के चलिए, इन पॉलिटिकल पार्टीज में हम लोग जरूर वो नैतिकता की बात करेंगे, हम नैतिकता ढूंढेंगे। कोई नैतिकता फैतिकता किसी को कुछ नहीं है। और एक समाज का भी नियम है। मैं पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के बिल्कुल आजमगढ़ और फैजाबाद जिले का बिल्कुल वहाँ पैदा हुआ एक छोटा बच्चा जब था। हमें मेरठ भी नहीं पता था, हम वेस्टर्न यूपी के किसी चीज़ को नहीं जानते थे। लेकिन गांव का 10-12 साल का बच्चा जो है नजीबाबाद जरूर जानता था। हमको भी नजीबाबाद पता था। और हमारे गांव में नौटंकी होती थी। जब सुल्ताना डाकू का वो जिस दिन प्ले होता था, हम लोग घरों से छुप छुप करके जा करके रात भर नाटक देखते थे। उसका एक सेंटेंस था, शहर नजीबाबाद का है मशहूर फसाना, दिल दिलेर मानिंद एक डाकू था सुल्ताना। नजीबाबाद के किसी संत को मुझे नहीं पता है, लेकिन सुल्ताना डाकू पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में भी सबको पता पूजा जाता है। तो एक होता है पढ़े लिखों की नैतिकता, एक होती है क्लासेस की नैतिकता और मासेस की नैतिकता। इसमें 36 का आंकड़ा होता है। लालू जी को सजा हुई, बिहार का पूरा इलेक्शन जीत गए। जब डिक्लेयर हुआ कि अपराधी हैं, सजा याफ्ता हैं, उसके बाद भी वो पॉपुलर रहे। और लालू जी ने खुद कहा था, मैंने अपराध किया लेकिन तुम्हें जुबान दी, सारे इलीगल ठेके अपर कास्ट से लेकर के तुम्हें जितने खनन माफिया को खत्म करके तुमको माफिया बनाया, वोट मिला। तो मैं केवल एक बात कह रहा हूँ, मैं इसकी अपेक्षा रखता ही नहीं कि बीजेपी बहुत अपनी जीत की कीमत पर कोई नैतिकता की बात करेगी या कांग्रेस कोई नैतिकता की बात करेगी, नहीं। लेकिन रही बात इसकी, मैं फिर इस बात को कहता हूँ कि पॉलिटिकल सिस्टम में अगर लोग इस बात पर कोई एग्रीमेंट हो जाए कि जीत किसी भी कीमत पर ये नहीं होना चाहिए। अगर आप सुधार चाहते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जिनसे आपको, चाहे आप जीतें या हारें, उनसे बचना पड़ेगा। लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूँ कि ये समाज पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। जैसा हमारे भी मित्रों ने कहा कि बहुत जो गड़बड़ आदमी है, कई बार लोग, चूंकि वही है
मुरारजी ने कहा था, मुरारजी से एक बार कहा गया कि आप शराब चालू कर दीजिए, उन्होंने कहा कि इससे बड़ी रेवेन्यू मिलेगी। मुरारजी ने कहा कि मैं लूट के माल से हॉस्पिटल नहीं बनवाऊंगा। लेकिन सवाल यह है कि आज की पार्टियां क्या तैयार हैं इसके लिए? आज तो लूट के माल से भी मिले तो अस्पताल बनवाने को तैयार हैं। यानी जीत किसी भी कीमत पर कुछ बनाना चाहिए। अब फिर हमारे यहाँ वही आ जाता है कि जो कानून का एवरीबॉडी इज इनोसेंट अनलेस प्रूव गिल्टी, और पॉलिटिकल पार्टियां कोई जज नहीं है, वकील हो सकती हैं, फैसला तो अदालत करेगी। यानी जब तक अदालत किसी को दोषी नहीं करार देती है, जब तक सजा नहीं देती है, तब तक वो आदमी इनोसेंट है। सवाल इस बात का, ये तो एक इलेक्शन जिसको चुनाव सुधार की बात करते हैं, हम लोगों को ये तय करना पड़ेगा कि किस तरह के अपराध अगर किसी पर आरोप लगे हैं तो उसे टिकट न दिया जाए। ये कानून बनाइए। देखिए, पर्सनल नैतिकता पार्टियों को छोड़ेंगी, कोई पार्टी इसको नहीं मानेगी, और सिर्फ ये देखिए उसी को टिकट देती है। तमाम रोज अखबारों में आता है इतने गुंडे हैं, इतने आपराधिक मुकदमे उन पर चल रहे हैं, टिकट सब पार्टियां दे रही हैं। तो ये एक इलेक्टोरल रिफॉर्म का हिस्सा होना चाहिए कि किस संज्ञेय अपराध को आप अदालत जब तक किसी को वो कर, जैसे आडवाणी जी ने किया, विनोद भाई ने उसका उदाहरण दिया था, सिर्फ नाम आया था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन बहुत सारे लोग, अब नाम आया है, एक दूसरे मुख्यमंत्री हैं, नाम आया है, उनको पकड़ भी लिया गया, फिर भी कर रहे हैं अब तो मुख्यमंत्री यहीं से रहेंगे। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग चीजों पर। चुनावी रिफॉर्म की बात, इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात अपनी जगह पे है। ये समय था बीजेपी समाज को एक मैसेज दे सकती थी। बिल्कुल यही बात कर रहे हैं कि अगर आप मोदी मैजिक की बात कर रहे हैं, अगर आप योगी मैजिक की बात कर रहे हैं, आप प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या की बात कर रहे हैं, जैसा और उसी बेल्ट में ये कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना कि इस समय नैतिकता ढूंढना वैसे ही है जैसे रेगिस्तान में आप कहीं हरा भरा कहें कि यहाँ आम मिल जाए। मैं इस मामले में सारे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को, केवल जीत कौन जाएगा जब तक कि वो जेल में, यहाँ तो जेल से लड़कर के लोग जीतते हैं। बिल्कुल जीत रहे। आप यही कह रहे हैं ना कि जेल में होना चाहिए। बिल्कुल मैं इस बात को सही हूँ कि इस तरह का अगर अपराध, भले आप हार जाएं, नहीं देना चाहिए। लेकिन फिर वही बात है ना कि भैया वो भी तो करे। अब पता चला कि जितने भी आप रीजनल पार्टियों को देख लीजिए, उसमें किस तरह कैंडिडेट होते हैं। सिर्फ एक क्राइटेरिया होता है, बाहुबली है अपने यहाँ का। और बाहुबली का मतलब क्या है? वो अपराधी होगा, बाहु का बल, इसका मतलब क्या है? उसके बावजूद भी उसको इस तरीके से प्रचारित किया जाए। सब वही है। ठीक, ये लोग हारने लगे, जनता ये उनको हराने लगे, उस दिन अपने आप परिवर्तन हो जाए। बिल्कुल। देखिए, रामपाल जी ने बहुत गंभीर बात की है, इसलिए उससे असहमत होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। मैं अपनी एक बात कहूँगा, नहीं, बार बार ये कहा जा रहा है कि जनता हराने लगे, जनता समाज, मतलब उदाहरण कौन प्रस्तुत करता है? उदाहरण वो प्रस्तुत करते हैं जो नेतृत्व करते हैं। राम ने अगर राज त्यागा था तो राम ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया था ना। हम राम की बात करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा की बात करते हैं, राम ने सीता को भी त्यागा। हाँ, एक उदाहरण, राजधर्म का पालन करते हुए। मान लीजिए, तो उदाहरण प्रस्तुत कौन करता है? उदाहरण प्रस्तुत आगे वाला करता है ना। युधिष्ठिर ने जो है, अगर पापा, उनके बड़े पापा के कहने पर, नहीं अपने ताऊ जी के कहने पर वनवास उन्होंने लिया, वो लड़ भी सकते थे। तो ये जिम्मेदारी तो जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं उनकी है। हम सब कुछ समाज में डाल दें कि समाज ऐसा करता है तो क्या करें, समाज ऐसा करता है तो फिर चलने दीजिए, फिर बहस ही बंद हो जाएगी, मुझे लगता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, अगर महात्मा गांधी ने एक औरत को जो है कम कपड़ों में देखा और अपने कपड़े त्याग दिए, वो कहते हैं ठीक है यार, जब पूरे देश को पहना देंगे तब देखेंगे, हमें तो ठंड लग रही है, हम ओढ़े रहे। तो ये क्या बात हुई? आचरण बड़े जो नेतृत्व करते हैं, जो राजनीतिक दल हैं, जो वो सेट करते हैं, उसके बाद लोग उसमें जो है नीचे तक संदेश जाता है। तो मुझे लगता है ये एक मौका भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा मौका था, जो शायद वो चूक गई है। बाकी तो सब दल एक जैसे हैं। वो लालू जी का उदाहरण सही दिया उन्होंने, बहुत सारे उदाहरण हैं, भरे पड़े हैं इसमें। बड़े बड़े जो है अपराधी जेल से चुनाव जीत जाते हैं, उनकी जो है बस यही छवि होती है। लेकिन इसके बावजूद जो है समाज के भीतर सुधार और नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा की प्रक्रिया तो जारी रहनी चाहिए, और वो प्रक्रिया जारी रखने की जिम्मेदारी सामाजिक संगठनों की भी है और राजनीतिक दलों की भी है। बिल्कुल।
और जिस तरीके से रामकृपाल सर कह रहे थे कि वाकई में एक रिफॉर्म की आवश्यकता है, और इस तरीके की बातें सिर्फ चर्चा में करना कि नैतिकता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, महिलाएं किसी पर आरोप लगा रही हैं और आप उसे टिकट दे रहे हैं, हो सकता है महिलाएं भी कई दफा गलत हो जाती हैं, कई बार मामले उस तरीके से नहीं आते, लेकिन इन सारे जो ये गुड़ा गड़ी थे इसके बीच में सबसे सरल और सबसे सहज इसका बीच का रास्ता यही है कि एक रिफॉर्म होना चाहिए, एक क्राइटेरिया बनना चाहिए कि ये अपराध है तो आपको टिकट नहीं दिया जाएगा, आप चुनाव नहीं लड़ सकते। बहरहाल ये विषय चूंकि बहुत संजीदा था, इसलिए आप सब भी समझ रहे होंगे कि बहुत ही सधे हुए हमारे तमाम वरिष्ठ पत्रकारों ने इसका जवाब दिया है। बतौर वोटर भी हमें सोचने की जरूरत है, ये बात भी इस चर्चा से निकल कर आई है। अगर हम अपने जनप्रतिनिधि को उस आपराधिक छवि के बावजूद भी चुनते हैं तो निश्चित तौर पर सवाल हम पर भी हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका खबरों के खिलाड़ी देखने के लिए, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।